नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहने वाला है इंडियन पॉलिटी का। इससे पहले हम इंडियन इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडस्ट्रियल रिलेशन, करेंट अफेयर्स का पहला सेशन और डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा मैराथन कर चुके हैं। तो इसके बाद में जो होने वाली मैराथन है, जैसे साइंस की मैराथन है, उसका आपको 22 जून को बायोलॉजी कंप्लीट का पार्ट 1 मिल जाएगा। पॉलिटी का सेकेंड पार्ट मिल जाएगा। आज हम पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और पॉलिटी का जो सेकेंड पार्ट है वो 22 जून को मिल जाएगा। इसके बाद में पॉपुलेशन और इंश्योरेंस का आपको 18 तारीख को सुबह मॉर्निंग में मिल जाएगा। इसके बाद में बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको 18 जून को ही इवनिंग में मिल जाएगा। और साइंस आपको 23 जून को मिल जाएगा, जो सेकेंड पार्ट रहने वाला है। और कंप्यूटर आपको 25 जून को मिल जाएगा। आर्ट एंड कल्चर आपको 26 जून को मिल जाएगा। करेंट अफेयर्स जो जनवरी से मई तक 2023 की जनवरी से मई तक 2023 की करेंट अफेयर्स आपको 27 जून या 28 जून को प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो यहाँ से हमारा कुछ बेसिक सा जो सिलेबस रहने वाला है 60 to 80% वह कवर हो जाएगा, कंप्लीट कवर हो जाएगा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन में मिलते रहे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हम कुछ 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे। जहाँ से तो क्वेश्चन आने ही आने थे, आने होंगे, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के आप उठा के देख लें, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं कि अगर आपके 10 क्वेश्चन आने वाले ना एग्ज़ाम में, तो यहाँ से कम 4 क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ के 2023 का में जो एग्ज़ाम होने वाला है 2 जुलाई को, उसके हम एक सेक्शन इंडियन पॉलिटी सेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। और ये हमारे रिवीजन नोट्स के तहत पे रहेंगे, रिवीजन आपका करवाएंगे हम। तो रिवीजन के तहत ही आप याद करिएगा इन सारी चीज़ों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? प्रियम्बल, प्रस्तावना। प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहते हैं? सबसे पहले स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उद्देशिका जब प्रस्तुत किया गया तो उद्देश्य प्रस्ताव वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को किया गया और संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। और इस वजह से क्या हुआ, देखिए, उद्देशिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि और यही बाद में उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में क्या बनता है? प्रस्तावना बनती है। तो इसीलिए संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या फंसेगा। प्रस्तावना संविधान का दर्शन कहते हैं। प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान का दर्शन कहते हैं। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो स्रोत इसका कहाँ से? अमेरिका से प्रस्तावना को लिया गया है। और अगर न्याय की बात करें तो 3 प्रकार के न्याय हमारी प्रस्तावना में हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब ये पूछा जा सकता है कि ये तीनों न्याय कहाँ से लिए गए हैं? तो ये तीनों न्याय कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए हैं। इसके बाद में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना की जो भी लैंग्वेज है, भाषा है, वो कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए? ये लिए गए फ्रांस की क्रांति से। ये तीनों शब्द लिए गए: स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान की प्रस्तावना बनता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? उद्देशिका कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। अगर इसके विषय वस्तु की बात करें तो विषय वस्तु में मूल तत्व आते हैं। वो कौन कौन से हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। तो ये क्या है? इसके मूल तत्व हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या है? यहाँ पर किसी जो लोगों का शासन रहेगा, लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व चुने जाएंगे, वही लोग शासन करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति आकर शासन नहीं करेगा। इसके बाद समाजवाद का तो मतलब पता ही होगा, लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक, जो गांधी और नेहरू की विचारधारा पर प्रभावित है। अब गांधी और नेहरू की विचारधारा क्या थी? कि आय की असमानता को कम किया जाए, जो भी इनकम की असमानता है, इनइक्वालिटी है, इसको कम किया जाए, सभी लोगों को समान रूप से समझा जाए, ये समाजवाद का मतलब है। पंथ निरपेक्षता क्या है? पंच निरपेक्षता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और सरकारी नीतियों धर्म का प्रभाव नहीं होगा। कोई भी सरकारी नीति है उसमें धर्म का प्रभाव नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, आपको पता होगा कि आप राष्ट्रपति को डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, उनको इनडायरेक्ट चुना जाता है। क्यों? कैसे चुना जाता है? आप अपने वोट देकर आप अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं और वह आपका जो प्रतिनिधित्व होता है, आपका जो नेता होता है आपके एरिया का, वह जाकर वहाँ पर वोट देगा और साथ ही साथ में
और भी जैसे इसके रूल होंगे, जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तब आपको डिटेल से बताएंगे। एक मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको। इसके बाद में डीसी नाकरा केस हुआ है 1982 में। इन्होंने क्या कहा था कि गांधी एवं नेहरू की विचारधारा से प्रभावित था ये केस। कौन सा केस था? डीसी नाकरा केस 1982 में। गांधी एवं नेहरू की विचारधारा पर प्रभावित था। गणतंत्र का मतलब क्या है? राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर संवैधानिक पद के लिए समान अवसर होंगे। राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, और जो भी संवैधानिक पद है उसके लिए समान अवसर होंगे सभी के लिए। इसके बाद में जो सेकेंड नंबर पर आता है समता। समता का मतलब क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान की प्रस्तावना में पाई जाती है। न्याय 3 प्रकार का पाया जाता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना की संशोधनीयता के बारे में बात करें तो एक केस हुआ था बेरूबारी केस 1960 में। इस केस में देखिए क्या हुआ था, संविधान का भाग नहीं कहा गया था प्रस्तावना को। अगर संविधान का भाग नहीं कहा गया था तो मतलब क्या है इसका, कि आप संशोधन ही नहीं कर सकते हैं। जब संविधान का भाग ही नहीं है तो संविधान के भाग में संशोधन कैसे कर सकते हैं 368 के अनुसार। और केशवानंद भारती केस हुआ बनाम केरल राज्य 1973 में। इसमें क्या कहा गया था कि संशोधन कर सकते हैं हम, प्रियम्बल में, प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये संविधान का भाग है। अब ये जो केशवानंद भारती केस है इसमें 13 जजों की एक पीठ बैठी थी, और लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा, ये बात इन्होंने कही थी। संशोधन तो करेंगे लेकिन जो भी इसका मूल ढांचा होगा उसमें परिवर्तन नहीं होगा। और आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के तहत संशोधन होगा, यानी विशेष बहुमत से संशोधन होगा। जो साधारण बहुमत से संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 की प्रक्रिया में नहीं आता है। ये आप याद रखिए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखिए। बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस के बारे में अगर देखते हैं तो ये 1995 में हुआ था, और इसकी पुष्टि की गई थी। इसमें क्या पुष्टि की गई थी कि संविधान का भाग तो माना गया था और संशोधन भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ में एक 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अब प्रस्तावना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो लोगों ने कहा है, क्या क्या कहा है उनके बारे में जान लेते हैं। तो एक व्यक्ति हुए हैं एन ए पालकीवाला, इन्होंने परिचय पत्र कहा है, प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। भीमराव अम्बेडकर ने पवित्र दस्तावेज कहा है। भीमराव अम्बेडकर ने भी संविधान में किसी चीज़ को आत्मा कहा है, लेकिन वो किसको कहा है? आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने दीर्घकालिक सपनों का विचार बोला है। किसको बोला है? प्रस्तावना को अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने दीर्घकालिक सपनों का विचार बोला है। और डॉक्टर के एम मुंशी ने संविधान की जन्म कुंडली बोला है, होरोस्कोप बोला है। आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा आता है प्रस्तावना के अन्य तथ्य के बारे में बात करें तो प्रस्तावना कैसी है? प्रकृति में इसकी अपरिवर्तनीय है, मतलब नॉन जस्टिसिएबल है। अब नॉन जस्टिसिएबल की जगह कौन कौन से शब्द आ जाते हैं? तो बाध्य योग, प्रवर्तनीय, न्यायोचित, ये सब क्या है? इन्फोर्सेबल, ये जस्टिसेबल, ये सब चीज़ें होती हैं। और अप्रवर्तनीय का मतलब क्या है? अबाध्य योग है, बाध्य योग नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल है। प्रवर्तनीय मतलब अप्रवर्तनीय, और न्यायोचित मतलब अन्यायोचित है, ये न्यायोचित नहीं है। इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये नॉन जस्टिसिएबल है, इसमें आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। कानूनों पर प्रभाव की बात करें तो प्रस्तावना पर लिखी गई बात कानून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन क्या है? संसद या राज्य विधानमंडल पर बनाए गए कानून को ओवरराइड नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती? ओवरराइड नहीं कर सकती है। प्रस्तावना पर लिखी गई बात कानून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संसद द्वारा कोई भी कानून पास किया जाता है, संसद द्वारा कोई भी कानून पास किया जाता है, राज्य विधानमंडल द्वारा कोई कानून पास किया जाता है तो उस पर कानून को ओवरराइड नहीं करेगा, उसको कानून को खारिज नहीं करेगा, उसके ऊपर नहीं राइड करेगा, मतलब उसके ऊपर नहीं पहुंचेगा, अपने आप को बड़ा नहीं बताएगा, उस कानून ही वो बड़ा माना जाएगा। यहीं अगर महत्व की बात करें तो संविधान के उद्देश्य, आदर्श, प्रकृति और लागू होने की तिथि को बताती है। क्या बताती है? कि संविधान का आदर्श क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है, प्रकृति कैसी है हमारे संविधान की, और लागू कब हुआ हमारा संविधान, तो ये होने की तिथि बताती है। इसका महत्व है प्रस्तावना का। प्रस्तावना न्यायपालिका की एक व्याख्या है, यह व्याख्या में काम आती है। न्यायपालिका की जब भी कोई व्याख्या होती है तब न्यायपालिका की व्याख्या में ये काम आती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि न्यायपालिका की व्याख्या कब आती है, कब होती है और क्या होता है न्यायपालिका की व्याख्या में। देखिए, जब न्यायपालिका की व्याख्या होती है तो न्यायपालिका की व्याख्या में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कानून में सुधार लाया जाता है। न्यायपालिका अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कानून में सुधार लाती है। जैसे आपको बता दें कि एक केस हुआ था और उस केस में कुछ बातें कही गई थी, तो उन बातों को लेकर जब एक, आपको पता होगा कि जब पहली लेडीज़ थी कपिला हिंगोरानी, इन्होंने पीआईएल दर्ज किया था 40,000 के अंडर ट्रायल कैदियों के लिए। तो अंडर ट्रायल कैदियों के लिए जब कपिला हिंगोरानी ने पीआईएल दर्ज किया गया था तो इन्होंने कहा था, तो जो पीआईएल है ना, तो वो क्या है, पीएन भगवती के द्वारा बनाया गया एक वो होता है, एक संरचना है पीएन भगवती के द्वारा बनाई गई, जिसमें ये बताया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, जनहित याचिका बोलते हैं, जिसमें कोई किसी भी तरीके से अगर कोई भी उसमें है, कष्ट में कोई संस्था है और जिसमें सभी लोगों का लाभ हो सकता है तो और वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे चीज़ों के लिए पीआईएल दर्ज कर सकते हैं, कोर्ट में जाके पीआईएल दर्ज कर सकते हैं। जब हम अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे और इसके बाद में जब हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो इनमें हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो प्रस्ताव जो पीआईएल है वो न्यायालय की व्याख्या के दौरान ही जन्मा हुआ है। न्यायालय की एक व्याख्या में ही ये बात कही गई थी कि अब कोई भी व्यक्ति पीआईएल दर्ज कर सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, न्यायालय की व्याख्या में, मतलब कोई भी कानून में सुधार लाना या कोई भी ऐसा कानून बनाना जो न्याय को लेकर हो, तो उसे हम न्यायालय की व्याख्या के अंतर्गत रखते हैं। जो जनता के हित के लिए हो उसे हम न्यायालय की व्याख्या में रखते हैं। अन्य स्थानों पर उल्लेख की बात करें तो न्याय, जो प्रस्तावना में शब्द दिया गया है न्याय, कौन कौन से न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिए गए हैं। तो ये तीनों न्याय किसमें भी उल्लेखित हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो अनुच्छेद है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में जो अनुच्छेद 38 है, वहाँ पर इन न्याय के बारे में बात किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात की गई है। स्वतंत्रता जो 5 प्रकार की है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता, और इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में वहाँ पर चर्चा की गई है। इसके बाद में देश की एकता और अखंडता की बात कहाँ पर की गई है, तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज में इन्हें जोड़ा गया था। देश की एकता और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया था। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है मूल अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन तो फंसने होते हैं, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़िए एक बार। तो इसमें क्या है, आप समझने का कोशिश करिए कि इसमें जो मूल अधिकार हैं इनके जो अनुच्छेद हैं वो आपसे बहुत ही डिटेल में पूछ लिए जाते हैं। अगर अनुच्छेद सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे तो वो आपको पार्ट 5, पार्ट 4 और पार्ट 3 से अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। यहाँ से अनुच्छेद सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आप देखिएगा एक बार और सारे अनुच्छेद को अच्छे से याद करने की कोशिश करिए जाए। चलिए देखते हैं। मूल अधिकार का जो स्रोत है वो कहाँ से, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। भाग 3 में इनका वर्णन किया गया। अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 तक इसके अनुच्छेद हैं और मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार बचे हैं। और इसे क्या उपाधि मिली है, मैग्ना कार्टा की उपाधि मिली है। किसकी उपाधि मिली है, मैग्ना कार्टा की उपाधि मिली है। मैग्ना कार्टा सबसे पहले कहाँ पर आया था, 1215 में इंग्लैंड में प्रयोग किया गया था सबसे पहले मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या होता क्या है, मैग्ना कार्टा किसी भी चीज़ के लिए एक पवित्र डॉक्यूमेंट होता है। कोई भी चीज़ है, जैसे मूल अधिकार है तो मूल अधिकार के एक संविधान का पवित्र डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। संशोधन की बात करें तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में एकमात्र संशोधन हुआ है और इस संशोधन में संपत्ति के अधिकार को ख़त्म किया गया है। और कहाँ पर जोड़ा गया है, भाग 12 में 300 का, अनुच्छेद 300 का में ये जोड़ दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार ना बन के कैसा अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार हो गया या फिर विधिक अधिकार आप कह सकते हैं। और अब हम बात करते हैं मूल अधिकार के बारे में कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो हमारे पास 6 प्रकार के करंट टाइम में मूल अधिकार हैं। अब उनके बारे में देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला मूल अधिकार क्या है, समानता का अधिकार। आप इसको याद करिए, 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। और इसके बाद में आप सोच रहे होंगे कि 12 से 35 तक अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तो जो हमारा समानता का अधिकार है वो 14 से 18 तक है। इसके बाद में अगर लास्ट वाला पढ़ें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32 में दिया गया है। तो 33, 34, 35, 12, 13,
ये अनुच्छेद कहाँ है, तो ये आपके डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, ये इनडायरेक्टली हैं और इसमें विशेष प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स कब होंगे, कानून की परिभाषा क्या है जैसे अनुच्छेद 13 में दिया गया है। इसके बाद में कानून के बारे में बताया गया है और कैसा लॉ होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ में 34, 35, 33, 34, 35 में प्रावधान दिए गए हैं कि कहाँ पर कौन सा संविधान यूज होगा, कौन से नियम लागू होंगे, कौन से जो अनुच्छेद हैं वो किसके लिए लागू होंगे। तो ये सब प्रावधान दिए गए हैं, मूल अधिकार के जो भी प्रावधान है वो इन्हीं में दिए गए हैं। ये डायरेक्ट फंडामेंटल राइट यानी डायरेक्ट मूल अधिकार नहीं है, प्रत्यक्ष मूल अधिकार नहीं है। ये आपको कैसे मिलेंगे, ये कुछ ना कुछ इनमें विशेष प्रावधान है, उनके तहत ये दिए जाएंगे। सेकेंड नंबर पर आता है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। देखिए याद करिए, आप कोशिश करिए, 14 से 18 समानता का अधिकार, मात्र 4 अनुच्छेद हैं। इसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, एक कम कर दो 30। इसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, 2 रह जाएंगे। इसके बाद में फिर आगे बढ़िए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद में आपके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 25 से 28। फिर इसके बाद में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29, 30 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएंगे और फिर एक कम हो जाएगा संवैधानिक उपचारों को, फिर एक ही रह जाएगा अनुच्छेद 32। तो ये आप कैसे याद करेंगे इसको, देखिए अगर पहले अधिकार कौन सा, समानता का अधिकार, कितने रहते हैं, 14 से 18। यहाँ पर 4 अनुच्छेदों के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, 4 से एक कम करिए, 3 रह जाएंगे, 19 से 22। इसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24, केवल 2 ही रह जाएंगे। फिर इसके बाद फिर आगे बढ़िए आप, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में ये बात कही गई है। तो इनको आप याद कर लीजिए। पहले कैसे याद करने, पहले समानता दी जाएगी, सभी लोग जब समान हो जाएंगे, इसी के बाद में स्वतंत्रता मिलेगी। अब जब स्वतंत्रता मिल गई है तो अगर आपका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है तो शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार मिल गए। जब आपको स्वतंत्रता मिल गई, आपका शोषण नहीं हो रहा है, तो इसके बाद में आपको क्या है, कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म को पूजने की आवश्यकता है, पूजा पाठ करने की आवश्यकता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी आपको। इसके बाद में जब धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई तो आपको अपनी संस्कृति के बारे में भी समझना चाहिए, अपने कल्चर के बारे में समझना चाहिए, अपने जो एजुकेशन है, अब ये किन के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बात की गई है 29-30 में। इसके बाद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 में बात की गई है। आपके दिए गए ऊपर जो भी अधिकार है, इनमें अगर कोई भी कमी आती है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप रिट दाखिल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। रिट कितने प्रकार की होती है, रिट 5 प्रकार की होती है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या है ये रिट। अभी फिलहाल में हम देखते हैं मूल अधिकार की विशेषता। तो मूल अधिकार की क्या क्या विशेषता, अगर प्रकृति की बात करें तो प्रकृति कैसी है, नकारात्मक है, ज़्यादातर नकारात्मक है और सकारात्मक भी है। अब नकारात्मक कैसे है, आपने सर कह दिया कि नकारात्मक है ज़्यादातर, तो नकारात्मक कैसे, सकारात्मक क्यों नहीं, पॉजिटिव कैसे नहीं है। तो आपको बता दें, ऐसे सभी अधिकार जहाँ पर सरकार को कुछ करने के लिए मना किया गया है, कुछ करने से मना किया गया किसको, सरकार को, इसका मतलब क्या, नकारात्मक है, लेकिन ये आपके लिए प्रॉफिट है, आपके लिए इसका प्रॉफिट है। और सकारात्मक जहाँ पर सरकार को कोई मना नहीं किया गया, जैसे अनुच्छेद 21 का में देखिए या अनुच्छेद 25 में देखिए। इसके बाद में अगर जहाँ पर मना किया गया, जैसे अनुच्छेद 15 में देखिए, अनुच्छेद 16 में देखिए, अनुच्छेद 18 में देखिए, तो ये सब कैसे नकारात्मक प्रकृति के हैं। सकारात्मक प्रकृति के अनुच्छेद 21 का हो गया, 25 हो गया, तो ये सकारात्मक प्रकृति के हैं, इसमें सरकार को कोई मना नहीं किया गया कि आप कुछ भी करिए। और प्रकृति की बात करें तो यह जस्टिसिएबल हैं, मीन्स अगर इनको न्यायालय से संरक्षण प्राप्त है और इन्हें आप कह सकते हैं ये इन्फोर्सिएबल भी हैं, ये इन्फोर्सिएबल हैं और ये जस्टिसिएबल हैं, ये न्यायोचित हैं, ये प्रवर्तनीय हैं। ये कैसे हैं, ये बाध्य योग हैं, ये न्यायोचित हैं, ये प्रवर्तनीय, ये बाध्य योग हैं। कुछ भी शब्द किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, जस्टिसिएबल किया जा सकता है, इन्फोर्सेबल किया जा सकता है। तो ये आप याद रखिए, कुछ भी वर्ड यूज किया जा सकता है। ये मत कहिएगा कि ये पढ़ाया नहीं है, यहाँ पर तो हमें जस्टिसिएबल और इन्फोर्सेबल ही पढ़ाया गया है। तो कोई भी शब्द प्रयोग किया जा सकता है। आप इंग्लिश मीडियम वाले में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे ये 2 शब्द तो मिल ही जाएंगे। अगर बाध्य योग, न्यायोचित और प्रवर्तनीय नहीं मिलेगा तो ये 2 शब्द तो मिल ही जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जाकर इसके लिए रिट दाखिल कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, इन्हें न्यायालय से संरक्षण प्राप्त है और न्यायालय आपकी बातें सुनेगा और आपको हक दिलाने की बात भी कहेगा। अगर इनकी स्थिति की बात की जाए तो इनकी स्थिति क्या है, अस्थायी स्थिति है। मतलब क्या है कि ये स्थायी नहीं है,
अब स्थायी नहीं होने का मतलब क्या है कि अगर संविधान संशोधन के माध्यम से इनको घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, इनका निलंबन भी किया जा सकता है। कोई भी ऐसी विशेष परिस्थिति, अब विशेष परिस्थिति कौन सी होगी? नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है? अनुच्छेद 352 में आती है। अब जब नेशनल इमरजेंसी लगा है तो आपका जो अनुच्छेद 19 है वो आप अपने आप निलंबित हो जाता है। और यह आर्टिकल 358 में ये बात लिखी गई है। आर्टिकल 358 में ये बात लिखी गई है कि अनुच्छेद 19 आपको निलंबित हो जाता है, आपका निलंबित हो जाता है जब नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 लगता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या फंसेगा, आपने इमरजेंसी प्रोविज़न पढ़े होंगे, तो इमरजेंसी प्रोविज़न का मैंने वीडियो भी बनाया, आप इमरजेंसी प्रोविज़न का वीडियो देख लीजिए। बहुत ही, हालांकि मैंने बहुत पहले बनाया था, लेकिन आप एक बार देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। शेड्यूल के लिए हमने एक वीडियो बनाया, तो शेड्यूल का भी वीडियो आप देखिएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचियों का वीडियो देखिएगा। शेड्यूल कास्ट नहीं, सॉरी, धोखे से निकल गया। शेड्यूल से यानी अनुसूचियाँ के बारे में वीडियो देखिएगा। जो 12 अनुसूचियाँ वो ट्रिक्स से भी मैंने बताई हैं, किस अनुसूची में क्या क्या वर्णन किया गया वो सभी मैंने बताया है। हाई कोर्ट और कॉमन हाई कोर्ट के बारे में भी वीडियो बनाया। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ में नोट से संबंधित कोई भी दिक्कत के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 7905407400। आपको यहाँ से हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और जो हैंड रिटन नोट्स होंगे इनके लिए एक छोटा सा पैकेज होगा और बहुत ही नॉर्मल सा मात्र पैकेज होगा। इसको आप फ़ी के रूप में पेमेंट करिएगा और आपको पैकेज मिल जाएगा। जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जिनके वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको बहुत ही अधिक डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको डाटा अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप एक बार मैसेज करिए। अगर अस्थायी की बात करें तो संविधान के माध्यम से इसे घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, और विशेष परिस्थितियों में निलंबन भी किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी 352, हाँ, हम नेशनल इमरजेंसी पे बात कर रहे हैं, इमरजेंसी प्रोविज़न पे। तो इमरजेंसी प्रोविज़न कितने हैं? हमारे 3 इमरजेंसी प्रोविज़न है। पहला किस में वर्णन किया गया? 352 में वर्णन किया है। किसमें? नेशनल इमरजेंसी। इसके बाद में दूसरा, ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरा वर्णन किस में किया गया है? दूसरा वर्णन किया गया 356 में, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, अब राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल कहते हैं। तीसरा वर्णन किया गया है, तीसरा 360 में। तीसरा कहाँ किया गया है? 360 में, अनुच्छेद 360 में। 360 में क्या कहा गया है? वित्तीय इमरजेंसी यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में वर्णन किया गया है। वित्तीय इमरजेंसी के बारे में वर्णन किया गया है। अब आपको मैंने बताया कि 352 में क्या है? 352 में नेशनल इमरजेंसी है। 356 में क्या है? 356 में सर क्या है? 356 में स्टेट इमरजेंसी है, आप कह सकते हैं। राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं, राज्य आपातकाल भी कह सकते हैं, संवैधानिक आपातकाल भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह सकते हैं। तो अब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी क्यों कहा गया, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। अब 352 से 356 के बीच में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई। 352, 53, 54 में और 55 में किसकी बात की गई है? नेशनल इमरजेंसी की बात। लेकिन जो 358 है, इसमें प्रावधान लिखा है कि आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 358 के अनुसार। क्या लगेगी? जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी। ऑप्शन पूछा जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है? ऑप्शन दे दिए जाएंगे 352, 354, 358, 360, इस तरीके से दे दिए जाएंगे। हो सकता है आप एलिमिनेट भी कर लें कि 360 में वित्तीय आपातकाल, इसको हटा दे, ये तो आंसर होगा नहीं। इसके बाद में या तो 354 होगा या तो 352 होगा। आप 358 पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि 356 में क्या है? स्टेट इमरजेंसी है, और 356 के बाद तो स्टेट इमरजेंसी ही होगा। तो इन सभी में प्रावधान दिए। ठीक उसी प्रकार 358 में ये प्रावधान दिया गया कि जब नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 लागू होगा, 352 लगेगा, तो 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 निलंबित कर दिया जाएगा। तो ये बात कही गई है। और अनुच्छेद 359 में फिर क्या कहा गया है? जब किसी देश में आपातकाल लागू हो तब राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति अब कर सकता है, मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 359 के अनुसार। अब कौन कौन से आर्टिकल को छोड़कर? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी सबको निलंबित कर सकता है। अब यह व्यवस्था मूल संविधान में नहीं थी, कब जोड़ी गई? फिर यह व्यवस्था जोड़ी गई
कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ी गई थी। अगर सीमित की बात करें तो ये सीमित है, हाँ ये सीमित है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये इनमें विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, ये सीमित है। सीमित कैसे हैं? इनका मनमाना प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगर आप कहीं रोड पर जा रहे हैं, आप बिंदास चल सकते हैं, आपको घूमने की, चलने की, फिरने की सब कुछ फ्री है आपके लिए, मतलब आपको अधिकार है ये सब। लेकिन आप अगर मान लीजिए चिल्लाते हुए जा रहे हैं या कुछ भी करते हुए जा रहे हैं, तो आपको बोलने का अधिकार है, ये बात सत्य है। लेकिन ये अधिकार आपके तब तक रहेंगे जब तक आपके अधिकार किसी दूसरे के अधिकारों को के साथ छेड़खानी नहीं कर देते हैं। अगर छेड़खानी नहीं कर रहे तो ये आपके अधिकार बने रहेंगे। अगर दूसरों के अधिकारों के साथ छेड़खानी हो रही है तो ये आपके अधिकार नहीं रहेंगे, और वो कोर्ट भी जा सकता है वो व्यक्ति, और आपके खिलाफ केस भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सीमित हैं। ये कैसे हैं? सीमित हैं। इनका कैसे है? तो फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं? सीमित है। इनका प्रयोग किस में किया जा सकता है? मनमाना प्रयोग नहीं किया जा सकता है, और इनका प्रयोग अपने अनुसार नहीं किया जा सकता है। राज्य जो निर्देश देगी उसी के अनुसार किया जा सकता है। जो भी हमारे अधिकार होंगे, हमें अपने ही अधिकारों तक हमें सारी चीज़ें सीमित हैं। दूसरे के अधिकारों का जैसे ही छनन होगा, हलन होगा, तो इसके बाद क्या है? आपके अधिकार अपने आप छीन लिए जाएंगे। अब केवल क्या है, इसमें बात की गई कुछ मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, जैसे 15, 16, 19, 29, 30। ये जो मूल अधिकार है ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, और किसी को मूल अधिकार ये वाले नहीं प्राप्त हैं। और कुछ मूल अधिकार भारत को और विदेशी दोनों को प्राप्त है। कौन कौन से हैं? देखिए, पहले भारतीयों को कौन से? 15, 16, 19, 29, 30। याद करिए, 15, 16 एक बड़ा, फिर 3, 19, फिर इसके बाद में 10, 29, फिर 30। 15, 16, 19, 29, 30, ऐसे 3 से 4 बार रटिए, आप याद हो जाएगा। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। मेरे साथ ही दोहराइए, 15, 16, 19, 29, 30। इसके बाद में कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय लोगों को और विदेशी लोगों दोनों को प्राप्त है। कौन कौन से हैं? 14, 20, 21, 21 है। 14, 20, 21, 21 ए। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। यहाँ से डायरेक्ट है 22, 23, 24, 22 से 28 तक। 14, 20, 21, 21 ए। 14, 20, 21, 21 ए। ये कैसे हैं? ये भारतीय और विदेशी दोनों लोगों को प्राप्त हैं। और कुछ मौलिक अधिकार हैं जो राज्य के विरुद्ध हैं। कैसे? 15, 16। राज्य इनमें भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन निजी व्यक्ति इनमें भेदभाव कर सकता है। तो ये क्या है? ये राज्य के विरुद्ध हैं। और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो राज्य एवं निजी कंपनी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध हैं। निजी क्या व्यक्ति हो या कंपनी हो, दोनों के विरुद्ध है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। ये कैसे हैं? भारतीय और निजी दोनों के विरुद्ध, ये दोनों के लिए प्राप्त, दोनों को ही प्राप्त हैं। इसके बाद में कुछ मौलिक अधिकार जिनमें दंड का भी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 में दंड का प्रावधान किया गया है। यह लागू कराने के लिए अस्पृश्यता निवारण संरक्षण अधिनियम इसमें लाया गया था, 1955 में पारित किया गया था। और इसमें 6 माह की सज़ा से लेकर 5 साल की कारावास हो सकता है इसमें। और आर्टिकल 24 में किसमें? बालकों की बात की गई थी, और बालकों को खतरनाक कारखानों में लगाने के लिए बाल श्रम अधिनियम 1986 लाया गया था इसी अनुच्छेद के तहत, और इसमें बालकों के हित के लिए बात की गई थी। और नागरिकों के दावे का क्या है? अगर फंडामेंटल की बात की जाए तो ये नागरिकों के दावे हैं। कैसे? राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो ये आपके लिए क्लेम है सभी नागरिकों का, ये इंडियन सिटीजन्स का क्लेम है, ये राज्य के विरुद्ध क्लेम है कि इनको ये प्राप्त होने ही होंगे, ये सभी नागरिकों को प्राप्त होंगे। इसके बाद अनुच्छेद 12 की बात करें, हम 12 अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 12 में देखिए क्या बात कही गई है। अनुच्छेद 12 में कहा गया है, राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। संसद एवं संघ सरकार के बारे में कहा गया है, राज्य होगा। राज्य विधानमंडल एवं राज्य सरकार, ये भी राज्य होंगे। स्थानीय प्राधिकारी जैसे पंचायत हो गए, नगर पालिका हो गए, जिला बोर्ड हो गए, ये सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। अन्य प्राधिकारी जो है, अदर अथॉरिटीज़ हैं, वो भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब अन्य प्राधिकारी कौन कौन से होंगे? ऐसा कोई भी पद या व्यक्ति, निकाय जिसके पास कानून को लागू कराने की शक्ति होती है, वह सभी व्यक्ति निकाय राज्य हैं। पद व्यक्ति या सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। पद व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति है तो वो सरकार से कैसे वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है, वो भी राज्य है। अब कौन है? ONGC, ये भी एक स्टेट है कि राज्य है। भारतीय कृषि अनुसंधान, ये भी एक स्टेट है, ये भी एक राज्य है। अनुच्छेद 13 की बात करें तो संसद या राज्य विधानमंडल
राज्य विधानमंडल को अब हम आरवीएम लिखेंगे, जहाँ पर भी लिखा होगा आरवीएम उसका मतलब है राज्य विधानमंडल। ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो हमारे मूल अधिकारों से असंगत हो, यानी फंडामेंटल राइट्स को जो हमारे ऐसा कानून कोई भी जो फंडामेंटल राइट्स को कम करे या सीमित करे या समाप्त करे, तो ऐसा राज्य विधानमंडल या संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती। ये अनुच्छेद 13 में ये बात कही गई है। कानून के बारे में एक्चुअली में बताया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कानून की परिभाषा किसमें बात दी गई है, तो अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 में दी गई है। इसके बाद में साथ ही संविधान के नियमों के विपरीत हो, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कम करे या फिर उन्हें एक जगह पर सीमित करे कि हमें इतने ही फंडामेंटल राइट्स मिल सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते, हम अपने यहाँ ही रह सकते हैं। तो ये सब इन सभी को सीमित करे या फिर बिल्कुल समाप्ति कर दें या फिर संविधान के नियमों के बिल्कुल विपरीत हों, तो ऐसा कोई भी राज्य विधानमंडल या संसद कानून नहीं बना सकती। तो ऐसा अनुच्छेद 13 में ये बात कही गई है। और यदि अगर बना दिया गया है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इनके बारे में हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। न्यायपालिका कानून को शून्य घोषित कर देगी, अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत न्यायपालिका है ये कानून को शून्य घोषित कर देगी और या फिर कानून के उसी हिस्से को शून्य घोषित करेगी। अब हम सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। 13 क्लॉज 1 में देखिए क्या कहा गया है। संविधान निर्माण के पहले की विधियों से संरक्षण प्राप्त है। ग्रहण के लिए इसमें ग्रहण का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स या आच्छादन का सिद्धांत इसमें दिया गया है 13 क्लॉज 1 में। अब सर आप सोच रहे होंगे कि ग्रहण का सिद्धांत क्या होता है, ये आच्छादन का सिद्धांत क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का मतलब है कि संविधान निर्माण से पहले जितनी भी विधियां हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए जो आईपीसी सीआरपीसी संविधान निर्माण के पहले की विधियां हैं, तो इन विधियों को सभी को संरक्षण प्राप्त है, मतलब इनको अभी भी सीमित रखा गया, मतलब अभी भी आपके लिए रखा गया है। मतलब क्या है कि हमारा संविधान बन गया लेकिन संविधान पहले से बहुत विधियां हैं, उन सभी को अभी भी रखा गया है और इनको सभी को संरक्षण प्राप्त है, न्यायपालिका से संरक्षण प्राप्त है। तो इनका मतलब क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं, ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब अभी भी इन्हें ग्रहण किया जा रहा है उन सभी पुरानी विधियों को जो हमारे देश के लिए भलाई का कार्य करती हैं, तो उन सभी को अभी तक ग्रहण किया जा रहा है। तो इसी की स्थिति को हम कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की बात करें तो संविधान निर्माण के बाद संसद या राज्य विधानमंडल ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट से असंगत हो। न्यायपालिका इसे शून्य घोषित कर देगी, जिसे पृथक्करणता का सिद्धांत भी कहते हैं। ऐसा कोई भी कानून जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया है और यह कैसे है, यह कानून मौलिक अधिकारों को असंगत है, मौलिक अधिकारों से असंगत है, यानी इनके तो इस ऐसे कानून को क्या कर देगी, न्यायपालिका इसको शून्य घोषित कर देगी। इसे पृथक्करणता का सिद्धांत कहते हैं। अब क्या है, पूरे कानून को शून्य घोषित नहीं करेगी, हो सकता है तो उसी एक सिंगल से पार्ट को शून्य घोषित कर दे जो हमारे मौलिक अधिकारों के असंगत हो, जो हमारे मौलिक अधिकारों के असंगत हो उसी पार्ट को शून्य घोषित कर दे कि ये लागू नहीं होगा, बाकी पूरा कानून लागू कर दिया जाएगा। लेकिन वो वाला पार्ट जो मौलिक अधिकारों को असंगत कर रहा है तो वो पार्ट लागू नहीं होगा। तो इसी सिद्धांत को पृथक्करणता का सिद्धांत कहते हैं। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में देखें क्या दिया गया है। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून विधि कहलाएगा। कानून विधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कानून विधि कहलाएगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाए वह भी विधि कहलाएगा। अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई भी अध्यादेश जारी कर रहा है तो वह भी विधि कहलाएगा। अनुच्छेद 13 क्लॉज 4 में देखिए अनुच्छेद 368 के अनुसार कानून संशोधन करके जोड़ा गया है और 13 क्लॉज 3 का अपवाद रहेगा। तो ये किस में जोड़ा गया है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 368 के अनुसार इसमें संशोधन किया गया, मतलब विशेष बहुमत से इसमें संशोधन किया गया और 13 क्लॉज 3 के अपवाद के रूप में इसे जोड़ा गया है। अब हम बात करते हैं अपने समानता के अधिकार के बारे में। तो सबसे पहला है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में किसके बारे में बात की गई, विधि के समक्ष समानता। और तो फिर आर्टिकल 14 क्लॉज 1 में विधि के समक्ष समता यानी निगेटिव अवधारणा है। निगेटिव अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। प्रोफेसर डाइसी हुए हैं, इन्होंने रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत दिया था, तो इसी से ये विधि समक्ष समानता ली गई है, निगेटिव अवधारणा है। और 14 क्लॉज 2 में दिया गया है, 14 क्लॉज 2 में दिया गया है
विधियों का समान संरक्षण, ये अमेरिका से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। विधि की समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधियों का समान संरक्षण, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ये पॉजिटिव अवधारणा है, सकारात्मक अवधारणा है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में बात की गई 5 आधार पर धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, इन पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। जो भी सार्वजनिक स्थल होंगे, जैसे पार्क हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, तो ऐसे कोई भी सार्वजनिक स्थल हैं, इन पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, स्थान को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब 15 क्लॉज 2 में कह रहा है कि निजी व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा सार्वजनिक स्थान पर। सार्वजनिक स्थान कौन कौन से हैं? सार्वजनिक तालाब हुआ, कुआं हुआ, होटल हुआ, पार्क हुआ, तो ऐसे सभी स्थानों पर कोई भी निजी व्यक्ति इन पर भेदभाव नहीं करेगा। इन सभी चीज़ों को लेकर 5 आधार कौन कौन से हैं? धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान। तो जन्म स्थान यही है, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान। तो ये 5 आधार हैं, इन पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अब 15 क्लॉज 3 में क्या कह रहा है? 15 क्लॉज 3 कह रहा है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का अपवाद है। यदि राज्य चाहे तो बच्चों और महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 है, ये बता दिया गया है, साफ साफ कह दिया गया है कि अगर राज्य चाहे तो बच्चों और महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, और यह अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप धर्म, जाति या लिंग या मूल वंश या जन्म स्थान को लेकर भेदभाव कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आप बच्चों और महिलाओं के प्रति उदार हैं और उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर रहे हैं, तो ये 15 क्लॉज 1 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए ये बताया गया 15 क्लॉज 3 में। अब 15 क्लास 4 की बात करें तो इसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के द्वारा लाया गया था। चप्पकम दुराई राजम केस के द्वारा ये लाया गया था। इसमें क्या बात की गई थी? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें विशेष प्रावधान दिया जाए और आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जो भी सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक शिक्षा के तौर पर पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें विशेष प्रावधान दिया जाए और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन भी इसमें नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 क्या कह रहा है कि 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा लाया गया था। इसमें कहा गया है कि जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, तो उनमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान के बारे में भी बात कही गई है। इसके बाद 15 क्लॉज 6 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद EWS के लिए शिक्षण संस्थान में आरक्षण देने की बात कही गई 15 क्लॉज 6 में। 103वां संविधान संशोधन 2019 में ये लाया गया था 15 क्लॉज 6, जिसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनके लिए ये विशेष शिक्षण संस्थान में आरक्षण की बात की गई थी। अनुच्छेद 16 में कहा गया है 7 आधार, 5 आधार पहले के, तो 6वां वंशक्रम और 7वां निवास स्थान। तो ये 7 आधारों के बारे में वर्णन किया गया है। अब इनके बारे में जो 16 क्लॉज 1 है, इसमें कहा गया है कि रोजगार में सबको समान अवसर मिलेंगे। जितने भी ये 7 आधार हैं, इन सभी को रोजगार में समान अवसर मिलेंगे। 16 क्लॉज 2 में ये क्या बात कही गई? 16 क्लॉज 2 में कहा गया है कि 7 आधार धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्मस्थान, वंशानुक्रम और निवास स्थान पर सरकारी नौकरियों में राज्य भेदभाव नहीं करेगा। 16 क्लॉज 2 में कह दिया गया ये सभी 7 आधार हैं, इन पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। पब्लिक एम्प्लॉय में, सरकारी नौकरी में राज्य भेदभाव नहीं करेगा। 16 क्लॉज 3 में क्या कहा गया है? 16 क्लॉज 1 का अपवाद माना गया है और संसद कानून बनाकर कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। 16 क्लॉज 4 में जिसका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इस साथ ही साथ वह पिछड़ा वर्ग है, ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। ये बात 16 क्लॉज 4 में कही गई है। 16 क्लॉज 5 में क्या कहा गया है? कुछ धार्मिक स्थानों में उस धर्म के अनुयायियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जा सकता है, जैसे आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये भी आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में देखिए EWS को सरकारी नौकरी के लिए 10% आरक्षण की बात किस में कही गई है? अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 में, 16 क्लॉज 6 में ये बात कही गई है और ये 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया था। और यह आरक्षण इंदिरा साहनी केस के बाहर होगा। इंदिरा साहनी केस के बाहर होगा। जब अभी हम इंदिरा साहनी केस पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे क्या है इंदिरा साहनी केस। अब आर्टिकल 340 के बारे में देखते हैं क्या बात है इसमें। तो राष्ट्रपति चाहे तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। जब हम पिछड़े वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं तो पिछड़ा वर्ग आयोग राष्ट्रपति चाहे तो गठन कर सकता है। 340 में ये बात कही गई है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में दर्ज किया गया और इन्होंने रिपोर्ट की और
राष्ट्रपति के द्वारा ये रिपोर्ट कैंसिल कर दी गई थी, निरस्त कर दी गई थी, खारिज कर दी गई थी। और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया और 1990 में इन्होंने द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट दी और साथ ही साथ में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी किया गया। अब इंदिरा साहनी केस जो 1992 में हुआ था, इस केस के बारे में देखते हैं। इसका फैसला 1993 में आया था और इसमें क्रीमी लायर को आरक्षण नहीं मिलेगा, ये बात कही गई थी। और क्या क्या बात कही गई थी? आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है, आरक्षण का आधार जाति को बनाया जा सकता है, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो मैंने EWS के बारे में बात की थी, 16 क्लॉज 6 में 10% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन इंदिरा साहनी केस के बाहर होगा। अगर मतलब मान लीजिए 50% SC और ST और OBC वगैरह आरक्षण ले गए हैं, तो जो 10% दिया जाएगा वो 50% से बाहर होगा, इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। इसके बाद में प्रोन्नति यानी प्रमोशन में भी आरक्षण नहीं मिलेगा, ये भी बात इन्होंने कहा है। लेकिन 16 क्लॉज 4 का जो सब क्लॉज का है, ए है, सब क्लॉज ए है, इसमें कहा गया है कि शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन पदोन्नति में भी आरक्षण मिलेगा। आर्टिकल 17 की बात करें तो आर्टिकल 17 में क्या बात की गई? अस्पृश्यता की बात की गई है, संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है इसे, और अनुसूचित जाति के आधार किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बात कही गई है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में आया, बाद में सिविल अधिकार, बाद में नाम बदल क्या हो गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 इसका नाम हो गया, और एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में आया, जो कि SC/ST निवारण अधिनियम है। SC/ST निवारण अधिनियम कब आया? 1989 में आया। दंड का प्रावधान है, 6 महीने से लेकर 5 साल की कारावास हो सकता है, तो इसमें दंड का प्रावधान भी दिया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में कहा गया है, तो 18 क्लॉज 1 में क्या कहा गया कि राज्य उपाधियां नहीं देगा। कोई भी जैसे इसमें अपवाद है, सेना और शिक्षा के तहत राज्य उपाधि दे सकता है, अन्य लोगों को कोई भी स्टेट उपाधि नहीं देगा। और उपाधियां दी जा सकती है किसमें सेना और शिक्षा में दी जा सकती हैं। तो फिर क्लॉज 2 इसका क्या कह रहा है? 18 क्लॉज 2, भारतीय व्यक्ति को विदेशी राज्य द्वारा उपाधियां नहीं दी जाएंगी। कोई भी भारतीय व्यक्ति है तो इसको विदेशी राज्य द्वारा उपाधियां नहीं दी जाएंगी, और अगर उपाधि लेनी भी होगी तो इसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेकर ही उपाधि ले सकता है। अनुच्छेद 18 क्लॉज 3 में किस बारे में बात की गई है? विदेशी नागरिक भारत में राज्य के अधीन सेवाओं में कार्यरत हो, अगर उसे कोई विदेशी राज्य चाहे तो उपाधियां दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वह ले सकता है। 18 क्लॉज 4 क्या कह रहा है? विदेशी राज्य किसी भारतीय या विदेशी को भेंट या उपाधि देना चाहे तब भी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, ये 18 क्लॉज 4 में कहा गया है। और आर्टिकल 18 और भारत रत्न में कुछ विवाद है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो जनता पार्टी ने 1977 में भारत रत्न को बंद कर दिया था और 1977 से 1980 तक यह बंद रहा था। 1954 में भारत रत्न स्टार्ट हुआ था और इन्होंने कहा कि 1980 में कांग्रेस ने वापस से आकर भारत रत्न को शुरू किया गया है। अब ये बंद क्यों किया गया? इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 18 तो भारत रत्न के खिलाफ, अनुच्छेद 18 के तो खिलाफ है भारत रत्न। तो सभी लोगों ने कहा, जब कांग्रेस की सरकार 1980 में वापस आई तो उन्होंने कहा कि जो भारत रत्न है ये एक क्या है, एक अवार्ड है, एक पुरस्कार है, ना कि ये उपाधि है। तो इसीलिए भारत रत्न को एक उपाधि के तौर पर कोई भी प्रयोग नहीं करता होगा। आपने सुना होगा कि जिसको भी भारत रत्न मिला है तो ऐसे नहीं बोलेगा कि भारत रत्न ये जो भी नाम होगा वो कहेगा भारत रत्न मोहनलाल, सोहनलाल, प्यारेलाल गामते, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। अगला क्या है? आर्टिकल 19 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 19 में किस बारे में चर्चा की गई है? आर्टिकल 19 में कहा गया कि मूल संविधान में 7 हैं, लेकिन वर्तमान में 6 प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। मूल संविधान में यह शामिल नहीं थी। इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 में जो केस हुआ था, इसके द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता शामिल किया गया था। और इसकी विशेषता क्या है अनुच्छेद 19 की? यह केवल भारतीयों को भारतीय नागरिक को ही मिले गए। 6 स्वतंत्रता पर राज्य सीमाएं आरोपित कर सकता है। अब संशोधन इसमें कब हुआ? संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(f) को हटा दिया गया, और 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। इसमें अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति की स्थापना करने का मौलिक अधिकार बना दिया गया। जो भी सहकारी समिति होंगी उनकी स्थापना कर सकता है, यानी संघ समूह बनाने की स्वतंत्रता इसमें दी गई। अब जो हमारे 6 अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है बोलने का अधिकार, हम बोल रहे हैं कुछ भी, वो बोलने का अधिकार है। हमारे पास कोई भी हथियार है, हम बोलने के साथ साथ में हम हथियार भी रख रहे हैं, तो वो क्या है? हथियार का रखने का अधिकार है। हथियार रहित सम्मेलन मतलब सम्मेलन का अधिकार है, और समूह एवं संघ बनाने का अधिकार है।
और 4 में क्या है, भारत के भीतर कहीं भी जाने की स्वतंत्रता। 5 में बस निवास कर जाने की स्वतंत्रता है भारत के भीतर कहीं भी। और अपनी मर्जी का व्यवसाय की स्वतंत्रता है, आप अपनी मर्जी का ट्रेड भी यूज कर सकते हैं। व्यवसाय की स्वतंत्रता है, आपको कोई भी व्यवसाय अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 में अपराध के संरक्षण के संबंध में बात कही गई है। अनुच्छेद 20 क्लॉज 1 में क्या कहा गया है, अपराधी तब तक नहीं बनेगा जब तक उस पर कोई भी उसके द्वारा किया गया अपराध की श्रेणी में ना आए। उसको उतना ही दंड दिया जाएगा जितनी अपराध के लिए व्यवस्था की गई है, और एक अपराध के लिए मात्र एक दंड दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है। 20(3) में कहा गया है, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया गया कि आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा। और एक गोपालन केस 1950 में हुआ था। जीवन के अधिकार के अंतर्गत केवल जीवित रहना आवश्यक है, केवल जीवित रहना आवश्यक है, जीवन अधिकार के अंतर्गत है। मेनका गांधी केस 1978 में हुआ था। मेनका गांधी केस में क्या कहा गया था, इनमें कहा गया था केवल जीना ही नहीं बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीना शामिल कहा गया था। इसमें कहा गया था कि केवल जीना ही नहीं है, आपको एक गरिमापूर्ण जीवन जीना है। तो ये बात मेनका गांधी केस में कही गई है। जबकि एक गोपालन केस में कहा गया था कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत केवल जीवित रहना आवश्यक है, आपको जीवित रहना ही रहना होगा। आप सुसाइड नहीं कर सकते, आप अपने आप मर नहीं सकते, सुसाइड नहीं कर सकते, आपको जीवित रहना होगा। यहीं पर अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। फंडामेंटल राइट्स में देखिए, न्यायालय द्वारा घोषित किए गए कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं, इनके बारे में बात करते हैं। कौन कौन से अधिकार हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पासपोर्ट रखने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार है, स्वच्छ पेयजल पाने का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए विदेशी भ्रमण भी कर सकता है, निजता के अधिकार हैं, और इसी में शामिल किया गया है निजता के अधिकार को भी इसी में शामिल किया गया है। निद्रा का अधिकार है, सोने का अधिकार है, मनमाने तरीके से हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ कोई लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का अधिकार है। ये सभी हमारे क्या हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही इनको रखा गया है। और रतिनाथ केस 1994 में हुआ था, धारा 309 है। इसमें कहा गया था, न्यायालय ने कहा गरिमापूर्ण जीवन जीने का ही नहीं बल्कि मरना भी शामिल है, स्वेच्छा से इंसान मर भी सकता है। रतिनाथ केस में ये बात कही गई थी, और इसी वजह से धारा 309 शून्य साबित हो गई। धारा कैसी साबित हो गई, शून्य साबित हो गई। फिर इसके बाद में एक केस और आया जिसका नाम क्या है, ज्ञानकौर केस 1986 में, और यूथेनेसिया केस आया। उपयुक्त केस के फैसलों को पलटते हुए कहा कि केवल जीना शामिल है, मरना नहीं। अब आप मर नहीं सकते, और धारा 309 वापस से बहाल कर दी जाती है। यानी धारा 309 जो शून्य घोषित हो गई थी, इसमें कह दिया गया कि आप मर सकते अपनी मर्जी से। लेकिन इसके बाद में एक केस और आया, ज्ञानकौर केस, इसमें कह दिया गया कि आप मर नहीं सकते हैं, तो धारा 309 फिर से बहाल कर दी गई। अब यूथेनेसिया क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है और असहनीय पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति अगर मरना चाहें तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दे दी जानी चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, यूथेनेसिया को इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु भी कहते हैं। अरुणा शान बाग केस जो 2011 में हुआ था, इसमें इसे वैध घोषित किया गया था। और पैसिव यूथेनेसिया क्या कहा गया था कि कोमा में गए व्यक्ति को मौत दे देनी चाहिए, तो ये पैसिव यूथेनेसिया कहा गया था। इसके बाद में अनुच्छेद 321 का देखते हैं, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। 21 का में क्या कहा गया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 45 में फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 45 को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया, और 45 सेट कर रही है अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया था। अब अनुच्छेद 45 में भी कुछ ना कुछ इसी संविधान संशोधन में संशोधन किया गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था, और 6 वर्ष से कम बच्चों के स्वास्थ्य की ध्यान और जल पोषण और शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 के अंदर कोई एक राज्य करेगा। 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उचित माहौल देना प्रत्येक अभिभावक की जिम्मेदारी होगी, तो 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था इसे। आर्टिकल 22 में देखते हैं तो गिरफ्तारी से संरक्षण है, गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा और 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। 23(3) में क्या बात की गई है, तो 22(3) में बात की गई अपनी मर्जी से वकील रखने का भी अधिकार है। अपवाद क्या है, निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
शत्रु अन्य देशी को, एलियन इनेमी को कोई सूचना देने के तौर पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसे ही गिरफ्तार किया जा सकता है, उसमें कारण नहीं बताया गया है। तो ये क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, निवारक नज़रबंदी, जिसे हम पीडी कहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अनुच्छेद 23 की बात करें तो अनुच्छेद 23 में किस बारे में चर्चा की गई है, मानव का दुर्व्यवहार नहीं होगा, बुरे उद्देश्य के लिए मानव की खरीदारी नहीं होगी, बेगार यानी भुगतान ना मिलना, जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा, बालाश्रम को बंद किया जाएगा, जबरन काम कराया जाए, इच्छा ना हो काम की तो जबरन काम नहीं कराया जाएगा। आर्टिकल 24 में बात की गई है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी खतरनाक माइंस या कारखाने में बालाश्रम नहीं कराया जाएगा। बाल श्रम अधिनियम 1986 इसके तहत दंड की व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 24 के तहत ही आया है। इसके बाद अनुच्छेद 25 की बात करें तो अनुच्छेद 25 में देखिए क्या दिया गया है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है, धर्म का आचरण करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का आज़ादी। तो ये सभी अधिकार दिए गए, धर्म का आचरण करने का अधिकार है, सिखों को कृपाण धारण करने की अधिकारी है, आज़ादी है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 में ये बात कही गई है, व्यक्ति को किसी भी धर्म मानने या ना मानने की इच्छा होगी, वह जिस भी धर्म में मानेगा उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, धर्मांतरण कराया जा सकता है, इच्छा से वैध और छल या बल से, लालच या लाभ से हो तो अवैध माना जाएगा। सभी हिंदू धर्म के शिक्षण संस्थान सभी धर्म के लिए खोल दिए जाएंगे, ये बात कही गई अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 में देखिए क्या कहा गया। अनुच्छेद 26 में कहा गया, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। अपने धार्मिक कार्यों को करने के लिए यह किसी चल या अचल संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं और सभी अधिकार 25 से 26 सार्वजनिक स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था एवं नैतिकता के अधीन रहते हुए ये अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 27 की बात करें तो अनुच्छेद 27 सरकार हमारे ऊपर कोई कर, टैक्स आरोपित नहीं कर सकती है जिससे आने वाले पैसे का उपयोग किसी एक धर्म के उत्थान में किया जाएगा। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के संबंध में स्वतंत्रता दी गई है, किसी खास आस्था में दी जाए या धर्म ग्रंथ के आधार पर दी जाए, ये बात कही गई है। अनुच्छेद 29 में देखते तो अनुच्छेद 29 क्लॉज 1 में देखिए क्या है, प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। 29(2) में धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, भाषा के आधार पर राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थान में भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 29 में अनेकता में एकता का भाव मिलता है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो अनुच्छेद 30 में भाषाई, धार्मिक, अल्पसंख्यक होंगे वह सब अपने मनोकुल शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 में बात कही गई है कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान में कहीं भी अनुच्छेद 30 में संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 356 को मृत पत्र की संज्ञा दी है, डेड लेटर की संज्ञा दी है और CAG को सभी पदों में से सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद कहा है। ये महात्मा गांधी ने सभी के बारे में टिप्पणी की है। अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे समाप्त किया गया और इसी संशोधन के तहत इसे कानूनी अधिकार 300 का में जोड़ दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत आता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा इसे कहा है अनुच्छेद 32 को। सुप्रीम कोर्ट में आप अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में आप अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार, सभी को अधिकार दिलाने की गारंटी देता है। हमारा न्यायालय सभी को अधिकार दिलाने की गारंटी देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण 5 प्रकार की रीट के बारे में चर्चा करते हैं। निजी व्यक्ति या लोक अधिकारी दोनों के प्रति जारी किया जा सकता है जब अनुच्छेद 31 की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी किया जाता है। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके लिए जारी किया जा सकता है? अनुच्छेद 31 की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी किया जा सकता है और 24 घंटे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा आपको। ये इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शरीर प्राप्त करना, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश अर्थ इसका क्या है? हम आदेश देते हैं, निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जाएगा। यह केवल लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाएगा। इसका अपवाद क्या है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। लोक अधिकारी के विरुद्ध तो जारी किया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ दिया जाएगा। इनके विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। यह अपने दायित्वों का निर्वहन ना कर रहा हो अब यह कब जारी किया जाएगा? कब जारी किया जाएगा ये पता होना चाहिए कि जब कोई अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन ना कर रहा हो तब ये जारी किया जाएगा। तब इस पर परमादेश की रिट जारी की जा सकती है, रिट लगाई जा सकती है।
प्रतिषेध या उत्प्रेषण में क्या संबंध है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण, इनमें समानता देखते क्या है पहले। यह है, कार्यपालिका विधायिका निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं जारी किया जाएगा। यह न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध द्वारा जारी किया जाता है। और कब जारी किया जाता है, तो जारी यह तब किया जाता है जब यह किसी क्षेत्राधिकारी का उल्लंघन कर रहे हैं, किसी क्षेत्राधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तब यह जारी किया जा सकता है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं इसके बारे में, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध और उत्प्रेषण के बारे में अगर देखते हैं तो इसमें अंतर क्या क्या है। समानता तो मैंने पढ़ ली, अब अंतर देखिए क्या है। तो प्रोहिबिशन में देखिए कार्यवाही को बीच में रोकने के लिए प्रतिषेध है। उत्प्रेषण में क्या है, तो जब फैसला सुना दिया गया है और निर्णय को समाप्त करने के लिए यह उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा, लोकाधिकारी सार्वजनिक पद पर गलत तरीके से पहुंच जाता है तो उस व्यक्ति या अधिकारी को उस पद से हटाने के लिए अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। आर्टिकल 33 में देखिए क्या कहा गया है। कुछ सैन्य बल के अधिकारी जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ और कुछ खुफिया एजेंसी जैसे सीबीआई, आईबी, रॉ, इन सबके मूल अधिकारों को संसद सीमित कर सकती है। न्यायालय के द्वारा इन्हें संरक्षण नहीं मिलेगा, ये इनके मौलिक अधिकार सीमित रहेंगे। आर्टिकल 24 सेना का कानून, मार्शल लॉ, जहाँ पर हो वहाँ पर केवल सैन्य बल के अधिकारी के साथ किसी भी व्यक्ति के अधिकारी को सीमित किया जा सकता है। और आर्टिकल 35 कह रहा है कि संसद कानून बना सकती है सभी अधिकारों को क्रियान्वयन बनाने के लिए। अनुच्छेद 17 के कानून, 17 के लिए कानून, अनुच्छेद 24 के लिए कानून, ये सभी कानून बना सकती है संसद। कोई भी कानून बना सकती है, सभी अधिकारों को क्रियान्वयन बनाने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। जैसे अनुच्छेद 17 में आपने देखा होगा कानून बनाया एक, और अनुच्छेद 24 में भी देखा होगा आपने कानून बनाया, बाल आश्रम जो अधिनियम है वो लाया गया था। इसके बाद में अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7905407400 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कांटेक्ट करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है डीपीएस के बारे में पढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ते हैं। स्रोत क्या है, आयरलैंड ने कहाँ से लिए, स्पेन से लिए हैं। भाग 4 में वर्णन किया गया अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो यह है क्या, संविधान सभा द्वारा सरकार को दिया गया सकारात्मक निर्देश है जिसका पालन करना नीति निर्माण के दौरान आवश्यक होगा। प्रकृति इनकी कैसी है, तो पॉजिटिव है, अपरिवर्तनीय है यानी नॉन जस्टिसेबल है, न्यायालय से इन्हें संरक्षण प्राप्त नहीं है। दावा किसके है, तो सरकार का दावा है नागरिकों के विरुद्ध, और जबकि मौलिक अधिकार नागरिकों का दावा था सरकार के विरुद्ध, और यह है सरकार का दावा नागरिकों के विरुद्ध। उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श नहीं है, यह मूल अधिकार में मिलेगा। संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 39 से 43 से 48 से जोड़ा गया था। 44वें संविधान के तहत अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया था। और 86वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 45 में नया प्रावधान जोड़ा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, पहले ये था लेकिन अब बाद में क्या जोड़ा गया, 6 वर्ष से कम बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। 97वें संविधान संशोधन 2011 में क्या बात कही गई कि अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया, 43 खा को जोड़ा गया था। डीपीएसपी का विभाजन की बात करें तो गांधीवादी विचारधारा पर 40, 43, 46, 47 ये इंपॉर्टेंट है। 46, 47 और 40, 46, 47 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। समाजवादी विचारधारा से 38, 39, 39 से 38, 39, 39 से समाजवादी विचारधारा से हैं। 44 और 49 ये उदारवादी विचारधारा से हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिए। 47 और 48 भी याद करिए। अब हम अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 36 में देखिए राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल की बात की गई। अनुच्छेद 38 में कहा गया सरकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 38(2) में सबको रोजगार को आय की सुविधा के समान अवसर मिलेंगे, लोक कल्याण इसमें किया जाएगा। अनुच्छेद 39 की बात करें तो अनुच्छेद 39A में कहा गया है मैन और फीमेल को आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, पुरुष हो या महिला हो सभी को आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। 39B में कहा गया है देश का संसाधन को जनहित में प्रयोग किया जाएगा। 39C में कहा गया अर्थव्यवस्था आय संपदा मिलेगी, उसका जो संकेंद्रण है वह नहीं होगा। 39D में बात की गई है जो पुरुष और महिलाएं इनके समान कार्य के लिए इन्हें समान वेतन दिया जाएगा। और 39C में नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बात की गई है। राज्य बचपन और यौवन को शोषण से बचाएगी, ये 39F में बात की गई है। 39A की अगर बात करें तो
सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता 42वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, 1976 के तहत जोड़ी गई थी। अनुच्छेद अब हम 40 पर आते हैं, तो 40 में कहा गया है, ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है अनुच्छेद 40 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। तो ग्राम पंचायत के गठन की बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 40 में ये बात कही गई है। 41 में कुछ दशाओं में बेरोजगारी, वृद्धावस्था, विकलांगता में सरकारी सहायता या रोजगार की व्यवस्था कराई गई है, तो ये बात अनुच्छेद 41 में कही गई है। अनुच्छेद 42 में कार्य न्याय संगत होना चाहिए, मनोचित दशाओं से परिपूर्ण या प्रसूति सहायता मिलनी चाहिए, तो ये अनुच्छेद 42 में ये बात कही गई है। इसके बाद में अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया? निर्वाह योग्य मजदूरी, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करें, तो ये अनुच्छेद 43 में बात की गई। 43 का में अगर पूछा जाए तो मजदूरों को कुटीर उद्योगों में भागीदारी बनाया जाएगा, ये अनुच्छेद 43 का में बात कही गई है। इसके बाद में अगर आगे बात करें तो अनुच्छेद 43 खा में तो सहकारी संस्थाओं का विकास करेगी, तो ये 43 खा में कहा गया है। अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है? एक समान नागरिक संहिता को लागू करने, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात अनुच्छेद 44 में कही गई है। और भारत में नहीं लागू है, गोवा राज्य को छोड़कर, गोवा राज्य में ही केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, बाकी किसी भारत में किसी भी जगह पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है। अनुच्छेद 45 की बात करें तो 6 साल से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का पालन पोषण काम सरकार करेगी, अनुच्छेद 45 में। 46 में से SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण की बात की गई है। 47 में देखा जाए तो पोषाहार के स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा, मादक पेय पदार्थों के उत्पादन और बिक्री में प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब तक का सबसे बेकार अनुच्छेद ये माना जा रहा है 47, अनुच्छेद 47, क्योंकि इसमें जो भी प्रावधान लिए गए वो एक भी माने नहीं जा रहे हैं। 48 में देखते हैं, कृषि और पशुपालन का विकास करेगी, दुधारू जीव जंतु के वध से निषेध करेगी। अनुच्छेद 48 का में देखिए क्या कहा गया है? पर्यावरण तथा वन्य जीव का संरक्षण करेगी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जोड़ा गया था। अनुच्छेद 49 में किसके बारे में बात की गई है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण कर देगी, तो ये अनुच्छेद 50 में बात की गई है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को स्थापित करना, ये अनुच्छेद 51 में बात कही गई है। इसके बाद में भाग 4 का इतर निदेशक तत्व क्या है इनके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 335 में SC ST को आरक्षण देने पर प्रशासनिक दक्षता, कार्यकुशलता पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ये अनुच्छेद 335 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 350 का में कहा गया कि भाषाई अल्पसंख्यक को इनको प्राथमिक शिक्षा इनकी मातृभाषा में ही दी जाए, तो ये अनुच्छेद 350 का में कहा गया है। अनुच्छेद 351 में कहा गया है हिंदी भाषा के विकास की जिम्मेदारी सरकार की होगी, ये अनुच्छेद 351 में कहा गया है। DPSP के संबंध में कथन के बारे में बात करें तो KT शाह एक व्यक्ति हुए हैं, इन्होंने कहा है DPSP एक ऐसे चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा से होगा। ये KT शाह ने कहा है कि DPSP एक ऐसे चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा से ही होगा। टॉपिक 4 आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। 4 काम में इनका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 51 काम में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़े गए थे और वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य हैं। 11वीं जोड़ी गई थी 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ी गई थी। इसके बाद में अगर प्रकृति की बात करें तो अपरिवर्तनीय इनकी प्रकृति है। स्रोत कैसा है? रूस से ये प्राप्त किए गए हैं। इसके बाद में सिफारिश किसकी है? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश से ये फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो राष्ट्रगीत इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रगान, संविधान, राष्ट्रध्वज का सम्मान होगा और इसमें राष्ट्रगीत शामिल नहीं है, तो क्वेश्चन यहाँ से फंस सकता है। राष्ट्रगान, संविधान और राष्ट्रध्वज का सम्मान किया जाएगा, ये हमारी पहली ड्यूटी है। दूसरी क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श को संजोना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, देश सेवाओं के लिए बुलाए जाने पर हमें तैयार रहना चाहिए, जो हमारा चौथा कर्तव्य है। 5वां क्या है? धार्मिक, भाषा और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ये अनुच्छेद जो 5वां हमारा कर्तव्य है। 6वां क्या है? मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षण करना, ये हमारा 6वां जो कर्तव्य है। 7वें नंबर पर कौन आता है? वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा करना, सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति भी दया भाव रखना, ये हमारे 7वां कर्तव्य है।
वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना ही हमारा कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना हमारा कर्तव्य है। 10वें नंबर की ड्यूटी क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों की उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुँचे। तो ये बात 10वें मौलिक कर्तव्य में कही गई। 11वां क्या है? माता पिता या अभिभावक का अपने बच्चे के शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। अगर हम इनको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो राष्ट्रगान, संविधान, राष्ट्रध्वज का आदर, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श को संजोना, एकता और अखंडता को बनाए रखना, देश सेवाओं के लिए तत्पर रहना, भाईचारा की भावना, संस्कृति, वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथा परंपरा को त्याग, मानवता को बढ़ावा देना, पर्यावरण का संरक्षण, सामूहिक संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करना, व्यक्तिगत विकास, सामूहिक विकास, ये सभी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो आप इनको याद कर लीजिए। इसके बाद में जो हमारा आता है अगला टॉपिक 5 प्रेसिडेंट के बारे में। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मौलिक कर्तव्य कैसे हैं? परिवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में एक समिति का गठन किया गया था, बर्मा समिति जिसे कहते हैं। मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन करना इसका काम है। मौलिक कर्तव्यों का क्रियान्वयन करना इसका काम है। बर्मा समिति 1999 में इसका गठन किया गया था। टॉपिक 5 देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्राध्यक्ष जिसे कहा जाएगा, राज्य का प्रमुख कहा जाएगा, संवैधानिक प्रमुख कहा जाएगा, नाम मात्र प्रमुख या कार्यपालिका का प्रमुख कहा जाएगा, वास्तविक प्रमुख यानी वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है, सरकार का प्रमुख है, तो ये वास्तविक प्रमुख है। अनुच्छेद 53 में किसके बारे में चर्चा की गई? देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आर्टिकल 54 में निर्वाचक राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बात की गई है। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा और संसद के सभी निर्वाचित सदस्य यहाँ पर आएंगे। राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य आएंगे। दिल्ली पांडिचेरी की विधानसभा भी इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री निम्न सदन का सदस्य होता है तो शामिल होगा, और यदि उच्च सदन का सदस्य है तो शामिल नहीं होगा। मुख्यमंत्री अगर निम्न सदन का सदस्य है तो इसमें शामिल होगा, और अगर उच्च सदन का सदस्य है तो शामिल नहीं होगा, यानी राज्यसभा का सदस्य है तो इसमें शामिल नहीं होगा। जो विधान परिषद का सदस्य है तो इसमें शामिल नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। कोई भी विधान परिषद का सदस्य शामिल नहीं होगा। विधान परिषद देख लीजिए, आप याद कर लीजिए, विधान परिषद का सदस्य शामिल नहीं होगा। कोई भी मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होगा। ये दोनों लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं केवल, और यह किसमें प्रावधान जोड़ा गया था? 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ये प्रावधान जोड़ा गया था। अब आर्टिकल 55 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि को बताया गया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष प्रणाली से मतदान होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान, ये आप याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अनुच्छेद 56 देखिए क्या कह रहा है। अनुच्छेद 56 कह रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा जो कि 5 वर्ष का होगा, और उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। मृत्यु होने पर संसद के महाभियोग लगाने पर प्रस्ताव पारित कर सकती है। चुनाव न्यायपालिका शून्य घोषित कर दे, ऐसे समय पर राष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल नहीं होगा। 5 वर्ष से ज़्यादा भी रह सकता है जब तक कि दूसरा उत्तराधिकारी ना आ जाए। अब राष्ट्रपति कोई नहीं चुना गया दूसरा नया, तो 5 वर्ष से ज़्यादा भी यही पहले वाले राष्ट्रपति रह सकते हैं अगर कोई उत्तराधिकारी ना आए। इसके बाद में अनुच्छेद 57 में देखते हैं तो पुनर्निर्वाचन की बात की गई है। राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, पुनर्निर्वाचन करवा सकता है। अनुच्छेद 58 में योग्यता के बारे में कहा गया है। आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो। अनुच्छेद 59 में पद की शर्तों के बारे में कहा गया है। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। चुनाव लड़ने के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की जरूरत पड़ेगी, और यह व्यवस्था 1957 में की गई थी। 1952 में 2 अनुमोदक और 2 प्रस्तावक थे। और जमानत राशि कितनी है इसकी? 15,000 है। कुल वैध मतों का 1/6% मत प्राप्त पर जमानत राशि जब्त हो जाएगी। प्राप्त होने पर जमानत राशि कैसी हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। अनुच्छेद 60 की बात करें तो शपथ ग्रहण के बारे में प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, इनकी शपथ का उल्लेख शेड्यूल 3 में नहीं किया गया है। यहाँ पर किया गया है कि प्रेसिडेंट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट की शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा की गई अनुच्छेद 60 में। अब 61 देखिए, इसके बारे में देखते हैं।
शपथ ग्रहण सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण करवाता है। अनुपस्थिति में एससी का वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ ग्रहण करवाता है। प्रेसिडेंट के बारे में अनुच्छेद 60 में, गवर्नर के बारे में अनुच्छेद 159 में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में 69 में ये बात कही गई है शपथ ग्रहण की। अनुच्छेद 61 की बात करें तो महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में कहा गया है और अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। महाभियोग प्रक्रिया कैसी कहलाती है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। आधार इसका क्या माना गया है? संविधान पर अतिक्रमण करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। बस यहाँ से 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित नोटिस 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। इसके बाद ही आप इस पर कार्यवाही स्टार्ट कर सकते हैं। पारित होने के बाद सदन की कुल संख्या का 2/3 से पारित करना होगा। जब नोटिस पढ़ लिया इसके बाद सदन की 2/3 संख्या का पारित करना होगा, कुल 2/3 संख्या का पारित करना होगा और तब वह दूसरे सदन को भेजेगा। जब यह दूसरे सदन को भेजेगा तो दूसरा सदन इसकी जांच करेगा और इसी दौरान राष्ट्रपति अपने पक्ष रखता है और यदि दूसरे सदन से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो उसी सदन से राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लागू कर दी जाती है। अनुच्छेद 62 देखिए, अनुच्छेद 62 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 62 में कहा गया राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसके उत्तराधिकारी का चुनाव करवा लिया जाएगा। राष्ट्रपति और विधान परिषद के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है या न्यायपालिका करेगी? और निर्वाचन का अंतिम जो होगा वो किसके पास होगा? राष्ट्रपति के पास होगा। इसके बाद अनुच्छेद 72 की बात करें तो 72 में क्षमादान की शक्ति दी गई है। लघुकरण है, परिहार है, विराम है, प्रलंबन है, क्षमा है, तो ये क्षमादान की शक्तियाँ दी गई हैं। अनुच्छेद 74 की बात करें तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को मानने के बाध्य होगा, ये बात कही गई है। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 आया, इसमें सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तो ये भी बात कही गई है। अनुच्छेद 77 में देखिए क्या कहा गया है? देश के समस्त कार्य वह राष्ट्रपति के नाम पर किए या हुए माने जाएंगे। अनुच्छेद 80 कहता है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 क्या कहता है? अनुच्छेद 85 कह रहा है राष्ट्रपति सत्र आवासन कर सकता है, सत्र आहूत कर सकता है और सत्र को विघटन कर सकता है। 78 में ये बात कही गई प्रेसिडेंट के पास अधिकार है कि वह संघ के से संबंधित सभी विधायी और प्रशासनिक जानकारियां वह प्रधानमंत्री से मांग सकता है और पीएम का यह अधिकार होगा कि वह राष्ट्रपति को अवगत करवाए इन सभी के बारे में। अब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, ये किस में बात कही गई? अनुच्छेद 74 में ये बात कही गई राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। अनुच्छेद 87 की बात करें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में बात की गई, तो राष्ट्रपति अपना अभिभाषण साल में 2 बार देता है। प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र की पहली बैठक के दौरान देता है। आम लोकसभा में चुनाव के बाद पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप में भाषण देता है। मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है भाषण और प्रस्ताव पारित होता है धन्यवाद प्रस्ताव। जब भाषण दे दिया जाता है तो धन्यवाद प्रस्ताव जारी होता है। अनुच्छेद 108 के बारे में देखते हैं क्या है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। कब बुलाता है? जब दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाएं तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। किस पर? साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर ही जो यह अधिवेशन बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। धन विधेयक और संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। ये याद रखिए, आप अपने माइंड में डाल लीजिए कि अगर धन विधेयक है या फिर आप कह सकते हैं संशोधन विधेयक है तो इसको 368 में नहीं रखा गया है और इसी के तहत नहीं बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन देखिए क्या है? अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है संयुक्त अधिवेशन की। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ही बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप इतना याद रखिए, धन विधेयक और संशोधन विधेयक संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। धन विधेयक और संशोधन विधेयक को जो भी है तो इसको क्या है, संयुक्त अधिवेशन इस पर नहीं बुलाया जाएगा। अब संशोधन विधेयक ऐसा है जो 368 के अनुसार चल रहा है, हालांकि सही बोला था। संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। आर्टिकल 118 में ये बात कही कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। यदि स्पीकर ना हो तब उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा और यदि उपाध्यक्ष भी ना हो तब राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा।
अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को वीटो पावर प्रदान की गई है। अब कौन कौन सी वीटो पावर हैं? एब्सोल्यूट यानी आत्यांतिक वीटो और निलंबकारी वीटो, इसके बाद में पॉकेट वीटो, विशेषित या फिर आप कह सकते हैं क्वालिफाइड वीटो या विशेषित वीटो भारतीय प्रेसिडेंट को, भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। और कौन कौन से हैं? आंतरिक वीटो, आंतर्जातिक वीटो और निलंबनकारी वीटो और जैव वीटो, ये 3 वीटो प्राप्त हैं। अब 123 में अध्यादेश के बारे में चर्चा की गई है। तो 23 में अध्यादेश क्या होता है? प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में कहा गया है। और अध्यादेश का क्या है? अल्पावधि कानून है, राष्ट्रपति जारी करता है। जिस विषय पर संसद कानून बना सकती है, संघ एवं समवर्ती सूची, आपातकाल के समय में राज्य सूची के तहत भी कानून जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। जब दोनों सदनों का या किसी सदन का सत्र ना चल रहा हो और कानून बनाना जरूरी हो, तो अब अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अब इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे? कानून के समान रहेगा। सदन के सत्र में वापस आने के बाद 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश कानून को पेश किया जाना चाहिए और यहाँ से पारित कर दिया जाना चाहिए। अगर पारित किया जाना चाहिए तो पारित हो जाएगा, नहीं करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनुच्छेद 143 देखिए, प्रेसिडेंट की सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट उस सलाह को मानने के बाध्य नहीं होगा। अब इसके बाद में चर्चा की गई है 352 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में, स्टेट इमरजेंसी के बारे में, 356 में, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। इनका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905407400 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हमारा पॉलिटी का आज पार्ट 1 कवर हो गया है। अब हम जल्द ही पार्ट 2 लेकर आएंगे और पार्ट 2 में आपको कंप्लीट पॉलिटी करा देंगे। इसके बाद में आपको कंबाइंड वीडियो मिल जाएगा कंप्लीट पॉलिटी का। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ऐसी वीडियो की बेल नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।